सू यंग जो साउथ कोरिया की एक बिगेस्ट मकबैंगर है, जिनकी ईटिंग स्किल्स, हम्बल पर्सनैलिटी और एंगेजिंग कंटेंट ने उनको मैसिव फैन बेस एंड नंबर तक पहुंचाने में काफी मदद की है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे वो एक काफी बड़े सीक्रेट को छुपा रही थी, जिस वजह से उसकी जिंदगी एक नाइटमेयर से कम नहीं थी। सू यंग ने अपने YouTube जर्नी को एक सिंपल फूड चैलेंज से शुरू किया था। एक छोटी सी मकबैंग वीडियो से लेकर उन्होंने धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन की। अगर बाहर से देखा जाए तो उसके पास ऑलमोस्ट सब कुछ था। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे अपने YouTube चैनल पर, बिलियंस ऑफ व्यूज थे एंड यहाँ तक कि वो कोरिया की नंबर 1 यूट्यूबर थी। उनका यूनिक ईटिंग स्टाइल था जिसमें वो इंसेनली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाती थी और उनकी वीडियोस में उनका एकदम पोलाइट नेचर ने फैंस को काफी इंप्रेस किया हुआ था। एंड यहाँ तक कि उनके फैंस का मानना था कि उनके चैनल से बिल्कुल ही पॉजिटिव वाइब्स आती और यहाँ तक कि उन्होंने सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अपना नाम बनाया। उनके एवरेज वीडियो व्यूज 10 मिलियन से भी ऊपर जाने लगे। यहाँ तक कि वो साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा चैरिटी वर्क भी करती है और जब उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे उस वक्त पर उसने $1,44,000 भी डोनेट किए थे। वो असल में साउथ कोरिया की सबसे अच्छी देखी जाने वाली या फिर समझी जाने वाली क्रिएटर्स में से एक थी और जो कि करना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पर ये स्टोरी इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है। सू यंग ने अपना YouTube चैनल 4 साल पहले स्टार्ट किया था जब मकबैंग चैनल्स उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रहे थे और वो भी कोविड की वजह से। और यहाँ पर उसने इसी ट्रेंड का फायदा उठाने का डिसाइड किया। लेकिन असली वजह जिस वजह से उसने अपने चैनल की शुरुआत की थी वो इस कहानी को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड डार्क बना देती है। तो अगर हमें सू यंग की सिचुएशन को और अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर साउथ कोरिया में चीजें काम कैसे करती हैं। साउथ कोरिया में हमेशा से एक रूल है कि वहां पर कोई भी क्रिमिनल अगर कोई भी क्राइम करता है तो वहां पर उनके नाम पब्लिकली रिवील नहीं किए जाते और ये रूल काफी अलग भी है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। पर ऐसे ही 2024 में एक ग्रुप ऑफ यूट्यूबर जो कि साइबर रैकर्स के नाम से जाने जाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि 1 by 1 जिसने भी क्राइम किया है उसकी आइडेंटिटीज को रिवील करने का। और 2024 के पहले किसी भी क्रिमिनल की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते थे और जैसे ही इन लोगों ने आइडेंटिटीज को रिवील करना स्टार्ट किया वैसे ये चीज काफी ज्यादा बड़ी बनती चली गई। वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया, गवर्नर्स एंड यहाँ तक कि पुलिस भी इस चीज में इन्वॉल्व होने लगी। लाइक वहाँ पर अचानक से इस चीज के लिए सवाल उठने लग गए कि उन्हें इस चीज को करने के लिए अलाउ किसने किया। वो जस्ट वहाँ पर यूट्यूबर्स और साइबर रैकर्स है। अब तुम लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे निशेज या फिर जॉनरास कह सकते हो देखे होंगे, जैसे कि स्किट हो गया, कॉमेंट्री हो गया या फिर डॉक्यूमेंट्रीज हो गया या फिर कॉमेडी हो गया। पर इन साउथ कोरिया देयर इज अ नीश जहाँ पर यूट्यूबर्स किसी को भी एक्सपोज करते हैं और ये कोई कॉमेंट्री नहीं है। और ये नीश ना साउथ कोरिया में काफी ज्यादा फेमस है। सबसे पहले जो भी यूट्यूबर है जो कि एक्सपोज वीडियो बनाने वाला है उसको कुछ मटेरियल या फिर एविडेंस चाहिए होता है। अब यहाँ पर तुम सोच रहे होंगे कि वो पापाराजी जैसा काम कर सकते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े या फिर कैसी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट भी हो सकती है और ये लोग उन लोगों की आइडेंटिटी को निकालते हैं जो कि ब्लैकमेलर्स होते हैं या फिर क्रिमिनल्स होते हैं। अब ऐसे ही कुछ साउथ कोरिया में साइबर हैकर्स थे जिन्होंने कई क्रिमिनल्स की आइडेंटिटी को एक्सपोज किया है और उनकी आइडेंटिटी को रिवील किया है। हम इनको प्रोनाउंस करेंगे पूरी वीडियो में मिस्टर जे, एडिन एंड कैरिकुला के नाम से। पर एक दिन एक बंदे को जिसका नाम अकूरा रहता है उसे 2 बंदों की कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है और यहाँ तक कि तुम ये याद रखना कि अकूरा का मिस्टर जे क्लोज फ्रेंड रहता है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में वो बात कर रहे होते हैं कि सू यंग कैसे अपने यूट्यूब चैनल चालू करने से पहले होस्टेस बार में काम करती थी। अगर तुम्हें नहीं पता कि होस्टेस बार क्या होता है तो वो साउथ कोरिया में एक फेमस अल्कोहलिक बार होता है और वो 2020 में एक स्पॉन्सरशिप कंट्रोवर्सी में भी इन्वॉल्व नजर आई है, जहां पर पहले लोगों को लगता था कि वो एक अनबायस्ड फूड रिव्यू दे रही है पर बाद में पता चला कि वो एक पेड रिव्यू है या फिर एक स्पॉन्सर्ड वीडियो था और ये एक हिडन एडवर्टाइजिंग थी जो कि साउथ कोरिया के लॉ के खिलाफ है। और यहाँ तक कि वो 2 लोग ये भी बात कर रहे थे कि सू यंग एक बड़ी यूट्यूबर बनने के बाद कैसे टैक्स इन्वेजन के अंदर पकड़ी गई है और आगे वो बात करते हैं कि कैसे इस एक्सपोज वीडियो के थ्रू वो सू यंग को ब्लैकमेल करके उससे मनी एक्सटॉर्शन कर सकते हैं। और तुम्हें पता है 2 बंदे और कोई नहीं, मिस्टर जे और एडिन थे। और यहाँ पर मिस्टर जे सू यंग को धमकी देकर $7,000 एक्सटॉर्ट कर लेता है, यानी कि उसे धमकी देकर ये पैसे लूट लेता है, जिसमें से $5,000 वो अपने पास रख लेता है और $2,000 वो एडिन को दे देता है। पर एक्चुअली में यहाँ पर एक और ट्विस्ट था। मिस्टर जे ने सू यंग से सिर्फ $7,000 नहीं लिए थे, उसने यहाँ पर $40,000 सू यंग से लिए थे। अब ये पूरी कॉल रिकॉर्डिंग अकूरा के पास थी। अब यहाँ पर अकूरा सोचता है कि क्यों ना वो अपनी इस टेप को अपलोड कर दे, पर वो मिस्टर जे का क्लोज फ्रेंड था इसलिए उसने इस टेप को एक दूसरे साइबर रैकर को दे दिया जिसका नाम था पैन स्योंग और उसको हम बोलेंगे पैन। अब जो कॉल रिकॉर्डिंग रहती है ये पैन के पास आ जाती है और यहाँ पर पैन एक ऐसे ही केस की तलाश में था जो कि एक पॉपुलर केस मिरियांग 44 केस को दबा सके। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि आखिर मिरियांग केस क्या है तो ये 2003 से लेकर 4 के वक्त पर हुआ था जहाँ पर 44 हाई स्कूल के बॉयज फीमेल स्टूडेंट्स को असॉल्ट करते थे जो कि वहाँ पर स्टूडेंट्स हुआ करती थी और ये इंसिडेंट हुआ था मिरियांग साउथ कोरिया में और ये साउथ कोरिया का काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग केस है। पर तुम्हें पता है इस केस में काफी ज्यादा वर्स्ट चीज क्या थी कि इस केस में सिर्फ 10 लोगों को ही पकड़ा गया और उन्हें ही सिर्फ सजा मिली।
पर 2024 में ये केस वापस से लाइमलाइट में आया जब एक लड़की ने अपने ट्रॉमा के बारे में बताया और उस लड़की की कहानी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। और इस कहानी को सुनकर जो यूट्यूबर्स थे या फिर बोल सकते हो जो साइबर हैकर्स थे, उन्होंने भी इसके ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जो भी इस केस में इन्वॉल्व थे और जिन्होंने भी उस क्राइम को कमिट किया था, उनके ऊपर वो एक्सपोज वीडियो बनाने लगे। अब यहाँ पर जो पेन था वो इस केस को इसीलिए दबाना चाह रहा था क्योंकि इस केस के अंदर उसके दोस्त लोग भी इन्वॉल्व थे, पर वो ये भी जानता था कि उसके ऊपर ही सारे लोग शक करेंगे जब ये इस कॉल रिकॉर्डिंग को लीक करेगा। पर ये शक भी उसके ऊपर ना जाए इसलिए उसने ये टेप को एक तीसरे पर्सन को दे दिया। और यहाँ पर जो तीसरे पर्सन का नाम था वो है किम, और ये साउथ कोरिया का काफी नामी या फिर बोल सकते हो काफी पॉपुलर यूट्यूबर है। इसको जब ये कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है तो इसको लगता है कि इसके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अटेंशन मिलेगा। और यहाँ पर किम इस मौके का फायदा उठाते हुए इस एक्सपोज वीडियो को अपलोड कर देता है जहाँ पर मिस्टर जे, एडिन और सू यंग को एक्सपोज किया था। और इस एक्सपोज वीडियो के बाद साउथ कोरिया में बात काफी ज्यादा बड़ी हो गई और ये काफी बात उठने भी लग गई कि आखिर सू यंग क्या छुपा रही है, कि आखिर वो होस्टेस बार में क्यों काम कर रही थी, उसका टैक्स इन्वेजन का क्या इशू है। ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी यूट्यूबर के साथ ये चल क्या रहा है। सू यंग ने यूनिवर्सिटी से 1 साल का ब्रेक लिया था ताकि वो ट्रैवल कर सके और लाइफ के एक्सपीरियंस ले सके। और उसी दौरान उसकी मुलाकात उस इंसान से हुई जो अगले कुछ सालों तक उसकी जिंदगी को एक नर्क बना देगा। शुरू में तो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत केयरिंग था और यहाँ तक कि सू यंग को बहुत प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। वो सू यंग के खिलाफ काफी ज्यादा वायलेंट होने लगा और जब सू यंग ने उसके खिलाफ आवाज उठाने की सोची तो उसके बॉयफ्रेंड ने हंसते हुए अपना मोबाइल निकाला और उसे एक वीडियो बताया जो कि था एक इंटीमेट वीडियो जो उसने बिना सू यंग की परमिशन के सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। और उसे उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा तुम्हारे फैमिली और दोस्तों के बीच में। और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक पैसा कमाने का जरिया बनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने एक बार उसे फोर्स भी किया कि वो एक बार में जाकर के काम करे जिसमें वर्कर्स भी काम करती थी। फिर उसने सू यंग को भी फोर्स करने की कोशिश की कि वो भी वर्क करे, लेकिन सू यंग ने हर बार मना कर दिया और हर बार मना करने पर उसे मार पड़ती थी। कई बार तो वो उसे दिन में 2 बार पिटता था, यहाँ तक कि वो उसे कभी हाथ से या फिर कभी मुक्के से या फिर कभी कोई ऑब्जेक्ट से जैसे कि अम्ब्रेला उससे वो उसे मारा करता था। और ये उसके खिलाफ उसकी पहली ब्लैकमेलिंग थी। यही उसके पास एक तरीका था जिससे वो सू यंग को अपने कंट्रोल में रख पाता था। लेकिन बस ये तो एक शुरुआत थी, आगे और भी ज्यादा बुरा होने वाला था। सू यंग वहां से भागना चाहती थी लेकिन वो बिल्कुल ही डर चुकी थी। उसको शर्म और एम्बेरसमेंट का डर था, लेकिन वो सेक्स वर्क भी नहीं करना चाहती थी। और उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था, वो जानती थी कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है और वो काफी ज्यादा खाना एक बारी में खा सकती थी। और उस टाइम पर मकबैंग कंटेंट भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को इस यूट्यूब चैनल के आइडिया के बारे में बताया जिसमें वो कैमरा के सामने बैठकर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाएगी। पहले तो उसके बॉयफ्रेंड को शक हुआ, लेकिन जब यूट्यूब पर पहला वीडियो पोस्ट हुआ और उस पर 3.6 मिलियन व्यूज है तो उसको समझ आया कि एक प्रॉफिटेबल आइडिया हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि सू यंग की लाइफ बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाली थी या फिर बेटर होने वाली थी। उस पर फिजिकल एब्यूज चलता रहा। जब भी सू यंग शॉर्ट स्लीव्स पहनती थी उसके बाजुओं पर ऊपर से नीचे तक चोट के निशान होते थे और कमेंट सेक्शन में इसी को लेकर रैंडम डिस्कशंस होते थे। कुछ लोग इसे बहुत कंसर्निंग समझते थे, लेकिन ज्यादा लोग आर्ग्यू करते थे कि शायद ये ग्रिलिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी मकबैंग वीडियोस में वो एक पैन में चीजों को तैयार करती थी। तो लोगों ने सोचा उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन उसके कुछ वीडियोस में उसके हाथ में बैंडेजेस होते थे जिसमें भी उसे चोट लगी हुई होती थी। फिर भी लोगों ने उसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं समझा क्योंकि वो हमेशा कैमरा के सामने स्माइल करते हुए आती थी, पर एक्चुअल में वो इस स्माइल के पीछे एक हिडन ट्रूथ को छुपा रही थी। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये थी कि वो यूट्यूब से जितना भी रेवेन्यू कमा रही थी वो पैसा उसका नहीं था। पिछले 4 सालों में उसके बॉयफ्रेंड ने उससे 4 बिलियन वॉन यानी कि $3 मिलियन लूट लिए थे। जब उसके यूट्यूब चैनल ने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू ही की थी तब उसके बॉयफ्रेंड ने अपना एक एजेंसी लॉन्च की और जिसमें उसने सू यंग को फोर्स किया कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी 70% अर्निंग्स वो उसको दे। और ये सब कुछ तब चल रहा था जब सू यंग टॉर्चर्स, असॉल्ट, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल और इलीगल फिल्मिंग झेल रही थी। पर 11 जुलाई 2024 को सू यंग ने अपने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम की और उसमें उसने रोते हुए अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ शॉकिंग रिवेलेशंस की, जिसमें उसने बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड जो कि उनकी एजेंसी का सीईओ भी था, उसे वो 4 सालों तक फिजिकल एब्यूज का शिकार बनाता रहा और उसने जब भी सोचा कि वो एजेंसी को छोड़ दे तो उसे उसका बॉयफ्रेंड पीटता था, पर वो कभी भी उसके चेहरे पर नहीं मारता था, क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे चेहरे पर मारता तो वो कैमरा पर दिखते हैं और इसी कारण से वो अपने चेहरे को काफी वायलेंट अटैक से बचा पा रही थी। और फिर भी मिलियंस लोग उसकी वीडियोस देखते थे और उसकी चीयरफुल पर्सनैलिटी और एनर्जी से एंटरटेन होते थे। किसी को भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक नाइटमेयर बन चुकी थी। ये सब 4 साल तक चलता रहा, लेकिन फिर सू यंग के बॉयफ्रेंड के कुछ एम्प्लॉइज ने उसकी मदद करना शुरू की। वो लोग जानते थे कि उसके साथ क्या हो रहा है, उन्होंने उसकी हेल्प